आज हम लोग सेल में होने वाली अभिक्रिया का अध्ययन करेंगे। इसका तरीका ये है कि किसी भी इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रिया को, चाहे वो एनोड हो या कैथोड, हम लोग उसको अपचयन अभिक्रिया के रूप में लिखेंगे। हमने बताया था पहले कि एनोड या कैथोड को हम लोग अर्ध सेल कहते हैं, तो इन इलेक्ट्रोडों पर होने वाली अभिक्रिया को अर्ध अभिक्रिया कहा जाएगा और ये अर्ध अभिक्रियाएं आप अपचयन के रूप में लिखेंगे। तो किसी भी इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रिया को अपचयन के रूप में लिखा जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रोड है और M है, उसमें धातु कौन सी है? M। तो उस पर होने वाली अभिक्रिया को अपचयन के रूप में लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे Mn+ यानी उस पर धनावेश प्लस N इलेक्ट्रॉन, M ठोस अवस्था या सॉलिड। यानी किसी भी अर्ध अभिक्रिया को जब लिखा जाएगा, किसी भी इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रिया को, तो उसको अपचयन के रूप में आप लिखेंगे Mn+ प्लस N इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना ही अपचयन कहलाता है। तो इस रूप में हम लोग लिखेंगे, ये एक अर्ध अभिक्रिया कहलाएगी, अर्ध अभिक्रिया। इसी तरीके से दूसरे इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रिया को भी हम लोग अर्ध अभिक्रिया के रूप में और अपचयन के रूप में ही लिखेंगे। तो दो अर्ध अभिक्रियाओं को मिलाकर सेल में होने वाली पूरी रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग क्या करें, तो दोनों अभिक्रियाओं को क्या किया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा, तो हम लोगों को सेल में होने वाली अभिक्रिया प्राप्त हो जाएगी। जैसे मान लीजिए जिंक इलेक्ट्रोड दिया है, सपोज करिए कि आपको दिया गया है जिंक इलेक्ट्रोड Zn2+ जिंक, ये एक इलेक्ट्रोड दिया गया है। तो इस इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रिया को अपचयन के रूप में आप लिखेंगे Zn2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू जिंक सॉरी। तो इस तरह से अर्ध अभिक्रिया लिखी जाएगी। किसी इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रिया को आप इस प्रकार लिख सकते हैं। इसी तरह से मान लीजिए कॉपर का इलेक्ट्रोड दिया गया आपको Cu2+ Cu, ये आपको इलेक्ट्रोड दिया गया है, कॉपर का इलेक्ट्रोड दिया गया है। तो फिर आप उस पर भी अभिक्रिया कैसे लिखिए, Cu2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Cu सॉलिड। तो किसी भी सेल पर हो, किसी भी अर्ध सेल पर या इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रिया को किस रूप में लिखा जाएगा, अपचयन के रूप में लिखेंगे आप। अब जब दोनों को जोड़ा जाएगा तो एक उसमें से इलेक्ट्रोड एनोड होगा और दूसरा कैथोड। तो एनोड और कैथोड पर होने वाली अभिक्रियाएं जब संपूर्ण रूप से दोनों को जोड़ देंगे आप, तो आपको सेल में होने वाली अभिक्रिया पता लग जाएगी। जैसे मान लीजिए कोई सेल दिया गया है आपको कि इस सेल पर होने वाली अभिक्रिया लिखिए, जैसे जिंक Zn2+ यहां पर हमने एक एनोड लिखा और यहां पर कॉपर है, कैथोड के रूप में आपने लिया है कॉपर, और ये एक सेल है। इस सेल में होने वाली अभिक्रिया को किस रूप में लिखा जाएगा, तो आप पहले से जानते हो कि एनोड पर ऑक्सीकरण की अभिक्रिया और कैथोड जब आप लिखेंगे तो कैथोड पर अपचयन की अभिक्रिया लिखी जाएगी। तो यहां पर एनोड ये है, ये हुआ एनोड और ये है कैथोड। एनोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया होगी और कैथोड पर अपचयन। जब दोनों इलेक्ट्रॉनों की अभिक्रियाओं को लिखना होगा तो एनोड पर ऑक्सीकरण दिखाइए और कैथोड पर अपचयन। अगर एक इलेक्ट्रोड का पूछा जाए तो आप क्या करिए, हमेशा अपचयन के रूप में लिखिए, तो अभिक्रिया आपको मिल जाएगी, सेल में होने वाली अभिक्रिया आपको प्राप्त हो जाएगी। जैसे इस सेल पर होने वाली जो अभिक्रिया है, जो ये सेल हमने लिया है, इस पर होने वाली अभिक्रिया आप कैसे लिखेंगे, तो एट एनोड, यानी एनोड पर कौन सी अभिक्रिया होगी, ऑक्सीकरण की, यानी जिंक का ऑक्सीकरण होगा Zn2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन इसमें से क्या होंगे, निकल। एट कैथोड, कैथोड पर कौन सी अभिक्रिया होगी, अपचयन। अपचयन किसका होगा, यानी धन आवेश की कमी होगी, इलेक्ट्रॉन ग्रहण होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करके कॉपर में परिवर्तन। इन दोनों अभिक्रियाओं को आप क्या करेंगे, जोड़ दीजिए। तो जोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या दोनों में बराबर नहीं है, ऐसा हो सकता है कि बहुत सी अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या में अंतर हो, हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को
अभिक्रिया में किसी उचित संख्या से गुणा करके इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बराबर कर लेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन होता, तो हम इस रिएक्शन में 2 से क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं और इस प्रकार आपको 2 इलेक्ट्रॉन दोनों में प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे एग्जाम्पल आगे आएंगे, उसको दिया जाएगा। अब इसको जोड़ देंगे आप तो ये हो जाएगा जिंक प्लस Cu2 प्लस इज इक्वल टू Zn2 प्लस Cu। तो ये हो गई सेल में होने वाली अभिक्रिया। तो सेल में संपूर्ण अभिक्रिया क्या हुई, ये अभिक्रिया हो गई। अब यहाँ पर जो है हमने कहा था शुरू में कि दोनों पर आप क्या करिए, अपचयन की अभिक्रिया दिखाएं, क्योंकि एक इलेक्ट्रोड पर जब भी आप दिखाएंगे तो अपचयन की अभिक्रिया दिखाइए। अगर दोनों इलेक्ट्रोडों को जोड़ना है तो एनोड पर आप सिकुड़न दिखा दीजिए और कैथोड पर अपचयन, जो आप पहले से जानते हो। दोनों को क्या करिए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर बराबर है तो ऐसे जोड़ दिए, बराबर नहीं है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बराबर करिए और इस तरह से आपको संपूर्ण अभिक्रिया मिल जाएगी। दूसरा तरीका यह है कि दोनों पर आप क्या कर सकते हैं, अपचयन की अभिक्रिया। दोनों इलेक्ट्रोडों पर आप अपचयन लिख सकते हैं। जैसे इसमें आप लिख सकते हैं Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एनोड पर, ये जिंक हो गया, और दूसरा Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन Cu। लेकिन जब आप दोनों पर अपचयन की अभिक्रिया दिखाएंगे तो आप घटा दीजिए, उसको क्या करिए, माइनस करिए। माइनस करेंगे ये इस तरह से तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ये हो जाएगा Zn2 प्लस, तो ये हो गया Zn2 प्लस माइनस Cu2 प्लस इज इक्वल टू Zn माइनस Cu। इस तरह से ये अभिक्रिया सेल में होने वाली अभिक्रिया हो जाएगी। और इसको आप सही कर लीजिए, इसको इधर कर दीजिए, सॉरी इसको कॉपर को इधर कर लीजिए, तो आपको ओवरऑल रिएक्शन मिल जाएगा। हमने यहाँ पर जो है थोड़ी सी मिस्टेक ये हुई है कि कैथोड में से एनोड को घटाना होता है। किसमें से, कैथोड में से एनोड को घटाना होता है, इसलिए ये रिएक्शन उल्टा लिखा है। इसको आप इस तरह से कर सकते हैं कि ये समीकरण 1 कर दीजिए और ये समीकरण 2 कर दीजिए। आप 2 में से 1 को क्या करिए, माइनस करिए, यानी कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया में से एनोड पर होने वाली अभिक्रिया को माइनस करिए, तो ये आएगा Cu2 प्लस माइनस Zn2 प्लस इज इक्वल टू Cu माइनस Zn। अब इसको इधर करिए और इसको इधर कर दीजिए, ये हो जाएगा Zn प्लस Cu2 प्लस इज इक्वल टू Cu प्लस Zn2 प्लस। तो आपको वही अभिक्रिया मिलेगी। तो चाहे आप दोनों इलेक्ट्रोडों पर अपचयन की अभिक्रिया दिखा करके कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया में से एनोड की अभिक्रिया को माइनस कर दीजिए। आप पहले जानते हो कैथोड माइनस एनोड, उसी के अनुसार करना है। या फिर एक पर आप सिकुड़न दिखाइए और दूसरे पर अपचयन और दोनों अभिक्रियाओं को जोड़ दीजिए। इस प्रकार सेल में होने वाली संपूर्ण अभिक्रिया आपको प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरह से किसी भी सेल में होने वाली अभिक्रिया हम लोग लिख सकते हैं। इसी प्रकार एक और उदाहरण दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको ये दिया गया है कि सिल्वर का इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव दिया गया है Ag प्लस ऑब्लिक सिल्वर इज इक्वल टू प्लस 0.8 वोल्ट, और इसी के साथ E0 कॉपर का दिया गया है Cu2 प्लस Cu इज इक्वल टू प्लस 0.34 वोल्ट। इन दोनों इलेक्ट्रोडों की सहायता से सेल बना लीजिए और सेल पर होने वाली अभिक्रिया लिखिए। तो दोनों इलेक्ट्रोडों को देखेंगे आप, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या मानक इलेक्ट्रोड विभव अधिक होगा वो कैथोड होगा, यानी उसको दाहिनी तरफ लिखेंगे, और जो इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव कम होगा उसको आप बाईं तरफ लिखेंगे। तो सेल का निर्माण इनसे कैसे हो जाएगा, ये आपका एनोड होगा और ये कैथोड होगा। तो एनोड को बाईं तरफ लिखेंगे तो पहले मेटल लिखा जाएगा और फिर मेटल आयन Cu2 प्लस, और यहाँ 2 लाइन लिखेंगे, ये एनोड हो गया। और इसके आगे कैथोड लिखने के लिए पहले धनायन लिखेंगे आप Ag प्लस ऑब्लिक Ag, ये हो गया आपका कैथोड इधर का भाग। तो ये सेल बन गया। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे हो गया कि सेल का निर्माण आपने कर लिया दोनों के इलेक्ट्रोड पर। अब इस पर होने वाली अभिक्रिया लिखना है। तो एनोड पर आप सिकुड़न दिखाइए, यानी एट एनोड जो अभिक्रिया होगी वो ऑक्सीकरण की होगी, यानी कॉपर में से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे
और ये Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। और इसी तरह से कैथोड पर जो अभिक्रिया होगी वो अपचयन की अभिक्रिया होगी, यानी सिल्वर आयन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और सिल्वर में परिवर्तन, ये अपचयन की अभिक्रिया होगी। अब दोनों अभिक्रियाओं को हम जोड़ दें तो हमको सेल की अभिक्रिया प्राप्त हो जाएगी। तो सेल की अभिक्रिया प्राप्त करने के लिए हमको इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बराबर करना होगा। तो ये समीकरण 1 कर दीजिए, ये समीकरण 2 कर दीजिए। समीकरण 2 में क्या करिए, समीकरण 2 में 2 से कर दीजिए गुणा, प्लस 1 कर दीजिए, इस तरह +1। तो 2 में 2 से गुणा कर देंगे और इसको जोड़ देंगे, आपको मिल जाएगा Cu प्लस, इसको जोड़ेंगे हम तो 2Ag प्लस इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे इज इक्वल टू ये Cu2 प्लस 2Ag। इस तरह सेल में होने वाली अभिक्रिया आपको प्राप्त हो जाएगी। किसी भी सेल में अभिक्रिया को लिखना होगा तो आप इसी तरह से लिखेंगे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देख करके एनोड और कैथोड बना लीजिए और कैथोड पर अपचयन दिखा दीजिए और एनोड पर ऑक्सीकरण, दोनों अभिक्रियाओं को इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर करते हुए जोड़ दीजिए, सेल में होने वाली अभिक्रिया प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन आपको आता है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया गया है, मानक इलेक्ट्रोड विभव या मानक अपचयन विभव, उससे सेल का निर्माण करिए और उसमें होने वाली अभिक्रिया लिखिए। और इसी के साथ में ये भी कहा जा सकता है कि सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कीजिए। तो सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव कैसे ज्ञात करेंगे, इसी सेल का आपको बताया गया कि सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव E0 सेल इज इक्वल टू E0 राइट या कैथोड माइनस E0 लेफ्ट या एनोड। तो E0 सेल, E राइट में क्या है कैथोड का कितना दिया गया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.84 माइनस कैथोड एनोड का दिया गया है 0.34। तो कुल 10 में से आप इसको माइनस करिए 4 6 और बच गया इसका 7 में से 3 4 तो 0.46 वोल्ट। तो सेल का जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है वो कितना आ गया प्लस 0.46 वोल्ट। इस तरह देखिए अब अगला टॉपिक है इसमें नर्स समीकरण। तो नर्स समीकरण से हम लोग सेल का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करेंगे या किसी इलेक्ट्रोड का या किसी सेल का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करेंगे। पहले हमने जो इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात किया है वो मानक इलेक्ट्रोड विभव था, जिसको आप विद्युत रासायनिक श्रेणी से देख करके ही सीधे उसका मान किसी भी इलेक्ट्रोड के मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान रख देते हैं। लेकिन नर्स समीकरण से तब हम लोग इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करेंगे जब सेल या इलेक्ट्रोड जो है वो मानक अवस्था में न हो, यानी धातु शुद्ध अवस्था में न हो, ताप 25 डिग्री सेल्सियस न हो या विलयन की जो सांद्रता है वो 1 मोलर न हो। तब उस वक्त हम लोग, क्योंकि इलेक्ट्रोड उस वक्त मानक अवस्था में नहीं है, तो इसलिए उस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव आप विद्युत रासायनिक श्रेणी से देख करके नहीं बता सकते। विद्युत रासायनिक श्रेणी से हम लोग केवल मानक इलेक्ट्रोड विभव की गणना कर सकते हैं किसी इलेक्ट्रोड की। लेकिन जब आपको किसी इलेक्ट्रोड का सिर्फ ये कहा जाए कि इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करिए, मानक न कहा जाए, तब आपको नर्स समीकरण की आवश्यकता पड़ती है। तो नर्स समीकरण में हम लोग किसी भी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव को ज्ञात करते हैं। और ये नर्स समीकरण है क्या, तो नर्स समीकरण को लिखा जाएगा E इज इक्वल टू, यानी किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव, हम जीरो नहीं लगा रहे, किसी भी इलेक्ट्रोड का हो सकता है जिसको आप लिख सकते हैं Mn प्लस M इलेक्ट्रोड विभव, किसी भी इलेक्ट्रोड M का इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। जीरो लगा देंगे तो मानक इलेक्ट्रोड विभव रहेगा, लेकिन हम लोग को क्या करना है, इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है। तो अपचयन के रूप में लिखेंगे तो E इज इक्वल टू E0 Mn प्लस M। इसका मतलब ये हुआ कि जिस इलेक्ट्रोड का आपको इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है उसी इलेक्ट्रोड का ये मानक इलेक्ट्रोड विभव है माइनस RT अपॉन NF लॉग नेचुरल लॉग लेंगे, प्राकृतिक लॉग, जिसका आधार कितना होगा E। यहां पे आप लिखेंगे अपचयित अवस्था की सांद्रता, अपचयित अवस्था की सांद्रता, बड़े ब्रैकेट में लिख देने का मतलब सांद्रता दिख रहा है, अपॉन ऑक्सीकृत
ऑक्सीकृत अवस्था की सांद्रता। ये समीकरण क्या कहलाता है? नल्स समीकरण कहलाता है। तो कोई भी इलेक्ट्रोड हो जिस पर होने वाली अभिक्रिया क्या है, हमने कहा कि हमेशा आप किस रूप में लिखिए, अपचयन के रूप में लिखिए। इस तरह से अगर किसी इलेक्ट्रोड पर अभिक्रिया हो रही है m ठोस अवस्था में, तो फिर आप उसके इस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव कैसे ज्ञात करेंगे? नल्स समीकरण से। और वो क्या होगा? E=E0, यानी इसी इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव जो विद्युत आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी से मिल जाएगा, माइनस RT/NF log अपचयित अवस्था की सांद्रता और ऑक्सीकृत अवस्था की सांद्रता। अपचयित अवस्था का मतलब जैसे देखिए Mn प्लस धनावेश है और M पे कोई आवेश नहीं है, यानी धन आवेश में कमी होगी, तो ये अपचयित अवस्था है और ये ऑक्सीकृत अवस्था M की है। तो अपचयित अवस्था की सांद्रता का मतलब M की सांद्रता, ऑक्सीकृत अवस्था की सांद्रता का मतलब Mn प्लस की सांद्रता। तो इस तरह से आप ज्ञात करें। अब यहां पर क्या है? E हम सबको लिख दे रहे हैं कि क्या है? Mn प्लस ऑब्लिक M। ये आपका है इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव। यहां मानक नहीं है, इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव। E0 जो है आप जानते हो, ये इसी की मानक अवस्था में है Mn। ये हो गया मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव। उसी इलेक्ट्रोड का किसी दूसरे का नहीं, उसी इलेक्ट्रोड। इसी तरीके से R जानते हैं आप, गैस नियतांक है, जिसका मान आप कितना रखेंगे? 8.314 जूल पर डिग्री केल्विन पर मोल। n इलेक्ट्रॉनों की संख्या है जो अभी अभिक्रिया में आप देखते हो, इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन में। F फैराडे नियतांक और इसका मान लगभग 96,500 कूलम्ब होता है। इन सब के मान को हम इस समीकरण में रखेंगे तो समीकरण में थोड़ा सा परिवर्तन होगा और वो समीकरण बन जाएगा, वो समीकरण होगा। अब यहां पर इन सभी मानों को रख देंगे। अगर टेम्परेचर T क्या है? इसमें टेम्परेचर है, T ताप है, उसका मान आप रखेंगे 298 केल्विन, यानी 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन। तो यहां पर E का मान हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन विभव का मान हो जाएगा M = E0 Mn प्लस ऑब्लिक M। ये मान पूरा जब आप रखेंगे तो आएगा आपको 2.303 हमने क्यों लिखा? या इस E को जब आधार 10 पे लिखेंगे तब इसमें आपको 2.303 से क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। तो ये आधार E किसमें बदल जाएगा? आधार 10 में। और R का मान कितना रख दीजिए आप? N का रहने दीजिए, समीकरण में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी संख्या है। F फैराडे नियतांक के उसका मान रखा जाए तो ये आएगा 0.0591/n। ये आ जाएगा लॉग, आधार होगा 10 और ये अपचयित अवस्था की सांद्रता, अपचयित अवस्था अपॉन ऑक्सीकृत अवस्था, ऑक्सीकृत अवस्था। ये मान लिया। अब जैसे इसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव लिखना है, जैसे ये दिया गया है, तो इस समीकरण के लिए आप क्या लिखेंगे? इस रासायनिक अभिक्रिया के लिए Mn प्लस ऑब्लिक M = E0, उसी इलेक्ट्रोड का आपको मानक इलेक्ट्रोड विभव लिखना है। Mn प्लस ऑब्लिक M माइनस 0.0591/n, यहाँ इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, और लॉग अपचयित अवस्था की सांद्रता का मतलब M की सांद्रता
ठोस अवस्था में अपॉन ऑक्सीकृत अवस्था का मतलब जिस पर धनावेश है उसकी सांद्रता Mn प्लस ये होगी। और हम लोग जानते हैं कि किसी भी ठोस की सांद्रता या उसका सक्रिय द्रव्यमान इकाई लिया जाता है। ठोसों का सक्रिय द्रव्यमान आप कितना लेते हैं, इकाई, तो ये बदल जाएगा आपको Emn प्लस ऑब्लिग m इज इक्वल टू E0 Mn प्लस ऑब्लिग m माइनस 0.0591 अपॉन n। इसका मान कितना रखेंगे आप 1, तो log 1 अपॉन Mn प्लस। इस तरह से किसी भी इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड युग्म तो आप निकाल लेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी से, लेकिन किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड युग्म निकालना होगा तो आप किससे निकालेंगे, इस फॉर्मूले से निकालेंगे। इसी को हम लोग कहते हैं नर्स इक्वेशन या नर्स समीकरण। तो इस तरह से आप नर्स समीकरण आप समझिए। इसके बाद अगले वीडियो में हम आपको नर्स समीकरण पर कुछ और बातें आपको बताएंगे।